नमस्कार, मैं हूं ओमकार पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम फिर से उस महान सफ़र पर निकलने वाले हैं जो सिर्फ इतिहास की सूखी तारीखों का नहीं, बल्कि हमारी सुरक्षा, स्वाभिमान, जांबाजी और उस अटूट जज्बे की जीती जागती कहानी है। हम बात कर रहे हैं भारतीय सेना की, वो फौज जो दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे बहादुर सेनाओं में से एक है। आज जो जवान सियाचिन की हाड़ कपा देने वाली ठंड में, थार के तपते रेगिस्तान में, अरुणाचल की घनी घाटियों में या समुद्र की लहरों पर देश की रक्षा कर रहे हैं, उनकी शुरुआत कैसे हुई थी? यह कहानी सिर्फ बंदूकों और तोपों की नहीं, बल्कि साधारण भारतीय युवकों की है, जिन्होंने समय के साथ खुद को बदलकर इतिहास रच दिया। यह कहानी शुरू होती है आज से करीब पौने 400 साल पहले, 17वीं सदी के अंत में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सिर्फ व्यापार के लिए आई थी। कंपनी के गोदामों और फैक्ट्रियों की सुरक्षा के लिए सबसे पहले स्थानीय पहरेदार रखे गए। 1628 में अरमा गांव में कुछ चौकीदार, फिर 1683-84 में बॉम्बे में राजपूत सिपाहियों की 2 कंपनियां, धीरे धीरे मद्रास, बॉम्बे और बंगाल प्रेसिडेंसी में छोटी छोटी फौजें खड़ी हुई। इनको नेटिव इन्फेंट्री कहा जाता था। 1748 में मेजर स्ट्रिंगर लॉरेंस आए, जिन्हें आज फादर ऑफ द इंडियन आर्मी माना जाता है। उन्होंने भारतीय सिपाहियों को यूरोपीय तरीके से ड्रिल और ट्रेनिंग दी। रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी की लड़ाई के आसपास बंगाल में पहली नियमित बटालियन बनाई। कंपनी की सेना 19वीं सदी की शुरुआत तक 2.5 लाख से भी ज़्यादा हो गई थी। यूरोपीय अधिकारियों के नेतृत्व में भारतीय सिपाही। 1857 के विद्रोह के बाद कंपनी की जगह ब्रिटिश क्राउन ने ले ली। भर्ती का पैटर्न बदला। पंजाब, सिख, गोरखा, पठान और पंजाबी मुसलमानों पर जोर दिया गया और फिर 1895 में तीनों प्रेसिडेंसी आर्मी को मिलाकर एक नया नाम दिया गया, ब्रिटिश इंडियन आर्मी। यह वो दौर था जब सेना हमारे देश की नहीं, बल्कि अंग्रेज़ों के हुक्म की पराधीन थी। लेकिन इन सिपाहियों ने साबित कर दिया कि भारतीय जवान किसी भी मैदान में लोहा मनवा सकते हैं। वक्त बदला और इस सेना को दुनिया के सबसे बड़े युद्धों में झोंक दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सेना 1.5 लाख से बढ़कर करीब 14 लाख हो गई। 10 लाख से ज़्यादा जवान 7 समंदर पार लड़े, फ्रांस, बेल्जियम, मेसोपोटामिया, मिस्र, गैलीपोली इत्यादि जगहों पर। खुदादाद खान पहले भारतीय बने जिन्होंने विक्टोरिया क्रॉस जीता। या प्रेस की लड़ाई में मशीन गन चलाते हुए घायल होकर भी दुश्मन को रोके रखा। गबर सिंह नेगी, कुलबीर थापा जैसे नाम अमर हो गए। दूसरे विश्व युद्ध में तो भारतीय सेना इतिहास की सबसे बड़ी स्वयंसेवी फौज बन गई। 2.5 मिलियन से ज़्यादा जवान उस समय सेना में शामिल थे। बर्मा, अफ्रीका, इटली, मध्य पूर्व, हर मोर्चों पर ये जवान तैनात थे। 14वीं आर्मी में भारतीय डिवीजनों ने जापानियों को बर्मा से खदेड़ डाला। कुल मिलाकर दोनों युद्धों में 1.5 लाख से ज़्यादा भारतीय शहीद हुए, लेकिन उनकी बहादुरी का लोहा पूरी दुनिया ने माना। दुख की बात यह थी कि वे लड़ तो रहे थे, पर अपने देश के झंडे के लिए नहीं। फिर आया साल 1947, देश आज़ाद हुआ और इस सेना को भी नया जीवन मिला। लेकिन आज़ादी के साथ बंटवारा भी आया। ब्रिटिश इंडियन आर्मी को भी 2 हिस्सों में बांट दिया गया। करीब 2,60,000 जवान, जिसमें ज़्यादातर हिंदू और सिख थे, भारत के हिस्से में आए और 1.4 लाख, जिसमें ज़्यादातर मुसलमान जवान थे, ये पाकिस्तान के हिस्से में आए। रेजिमेंट्स बट गई, हथियार भी बट गए, घोड़े और टैंक भी बांट दिए गए। सालों तक एक साथ थाली में खाने वाले दोस्त अचानक सरहद के आर पार खड़े हो गए। कई इकाइयों में रात को चुपके से हिंदू सिख स्क्वाड्रन को बचाकर निकाला गया, क्योंकि वफादारी अभी भी रेजिमेंट के रंग में डूबी थी। गोरखा ब्रिगेड भी बटी, कुछ भारत, कुछ ब्रिटेन के इर्द गिर्द। आज़ादी के फौरन बाद, जब देश अभी संभल भी नहीं पाया था, तभी कश्मीर पर हमला हो गया। पाकिस्तान ने ऑपरेशन गुलमर्ग नामक योजना बनाई। कबायली लश्करों के भेष में नियमित सैनिक और आदिवासी योद्धा 22 अक्टूबर 1947 को मुजफ्फराबाद से घुस आए। बारामूला में लूटपाट और अत्याचार की कहानियां आज भी दिल दहला देने वाली हैं। महाराजा हरि सिंह ने मदद मांगी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। 27 अक्टूबर को भारतीय सैनिकों का एयरलिफ्ट शुरू हुआ। एक सिख बटालियन के लेफ्टिनेंट कर्नल देवान रणजीत राय के नेतृत्व में डकोटा विमानों से श्रीनगर पहुंचे। राज्य की छोटी फौज के ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने मुट्ठी भर जवानों के साथ दुश्मन को 4 दिनों तक रोके रखा। आखिरी गोली, आखिरी सांस तक वो लड़ाई लड़ते रहे। उनकी कुर्बानी ने समय बचाया। भारतीय सेना ने कबायलियों को खदेड़ दिया। जोजिला पास पर टैंकों से इतिहास रचा और दुनिया में इतनी ऊंचाई पर टैंकों का पहली बार यहाँ इस्तेमाल हुआ था। यह भारतीय सेना की पहली बड़ी परीक्षा थी और उसने पास कर ली। इसके बाद साल 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर हमारी तैयारी अधूरी थी, हथियार पुराने, सप्लाई लाइनें कमज़ोर।
लेकिन रेजांगला जैसी जगहों पर इतिहास बदल गया। 18 नवंबर 1962 को चुशूल सेक्टर में 13 कुमाऊं रेजिमेंट की सी कंपनी लगभग 120 जवान, ज़्यादातर हरियाणा के अहिर मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में 16,000 फीट की ऊंचाई पर डटे रहे। चीन की हजारों की संख्या में लहरों के हमले, बर्फीली हवाएं, पुरानी .303 राइफलें, लेकिन जज्बा लोहे जैसा। मेजर शैतान सिंह एक प्लाटून से दूसरी प्लाटून घूमते रहे। घायल होने के बाद भी उन्होंने लगातार कोशिश जारी रखी दुश्मन को रोकने की। जब उन्हें हटाने की कोशिश हुई तो उन्होंने कहा कि मुझे छोड़ दो और लड़ते रहो। 114 जवान शहीद हुए, लेकिन दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया गया। मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला। यह लड़ाई साबित करती है कि भारतीय सैनिक कभी हार नहीं मानता। आखिरी गोली, आखिरी सांस तक वो जंग लड़ता रहता है। 1962 की कमियों से सीखकर भारतीय सेना ने खुद को तेजी से बदला। इसका नतीजा 1965 में दुनिया ने देखा। पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर से कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश की, फिर पंजाब की तरफ बढ़ने की कोशिश की। खेमकरण से आसपास की लड़ाई में असाल उत्तार का मैदान टैंकों का कब्रिस्तान बन गया। पाकिस्तान के अमेरिकी पैटर्न टैंक उस समय के सबसे आधुनिक भारतीय सेंचुरियन, सरमन और एंटी टैंक गनों के सामने फंस गए। चीनी की खेतों में पानी भरवाकर कीचड़ बना दिया गया। कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद ने जीप पर लगे रिकॉर्डलेस गन से कई पैटर्न नष्ट किए और परमवीर चक्र जीता। करीब 100 पाकिस्तानी टैंक नष्ट या कब्जे में आए। जगह का नाम पड़ गया पैटर्न नगर। भारतीय सेना न सिर्फ हमलों को नाकाम किया, बल्कि लाहौर के नज़दीक तक पहुंच गई। इसके ठीक 6 साल बाद यानी 1971 में एक ऐसा युद्ध हुआ जिसने दुनिया का भूगोल ही बदल दिया। पूर्वी पाकिस्तान में हो रहे अत्याचार, मुक्ति वाहिनी का संघर्ष और करोड़ों शरणार्थियों का भारत में आना। भारतीय सेना ने मोर्चा संभाला। जनरल सैम मानेकशॉ के नेतृत्व में सिर्फ 13 दिनों के अंदर पूर्वी मोर्चे पर पाकिस्तानी फौज को घेर लिया गया। 16 दिसंबर 1971 को ढाका के रामाना रेस कोर्स में लेफ्टिनेंट जनरल ए खान नियाजी ने लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण किया। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों का सरेंडर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा सरेंडर में से ये सरेंडर एक था। एक नया देश जन्मा जिसका नाम बांग्लादेश पड़ा। यह सिर्फ सैन्य जीत नहीं बल्कि मानवीय संवेदना और रणनीति का एक अनोखा मेल था। कहानियां यहीं खत्म नहीं होती। साल 1999 में जब हम शांति की बातें कर रहे थे, तब दुश्मन ने कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर चुपके से कब्जा कर लिया। तोलोलिंग, टाइगर हिल, .5140, .4875 ये नाम आज भी गर्व से लिए जाते हैं। नीचे खड़े जवानों के लिए ऊपर बैठे दुश्मन पर हमला करना मौत के मुंह में जाना था, लेकिन जांबाजी काम आई। 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स के कैप्टन विक्रम बत्रा ने .5140 पर ये दिल मांगे मोर का नारा दिया और दुश्मन को खदेड़ा। बाद में .4875 पर वे शहीद हुए, वो भी परमवीर चक्र पाकर। 18 ग्रेनेडियर्स के ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव ने टाइगर हिल पर घायल शरीर के साथ चढ़ाई जारी रखी। बोफोर्स तोपों की गड़गड़ाहट के बीच एक एक चोटी वापस जीती गई। यह लड़ाई साबित करती है कि पहाड़ों की ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचा होता है भारतीय जवान का हौसला। आज की भारतीय सेना सिर्फ सरहद पर गोली चलाने वाली फौज नहीं, यह तकनीकी जज्बे और आधुनिकता का बेजोड़ मेल है। राफेल लड़ाकू विमान आसपास में गश्त करते हैं। अर्जुन और T-90 टैंक मैदानों में दहाड़ते हैं। परमाणु पनडुब्बियां समुद्र की गहराइयों में दुश्मन का काल बनती हैं। ब्रह्मोस मिसाइल, तेजस विमान, स्वदेशी रडार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में सेना आगे बढ़ रही है। महिलाओं की भूमिका सिर्फ अस्पतालों तक सीमित नहीं है। वे फाइटर जेट उड़ा रही हैं, आर्टिलरी और एयर डिफेंस यूनिट्स में मोर्चा संभाल रही हैं, एनडीए में प्रवेश कर रही हैं और पुरुष सैनिकों के कंधे से कंधा मिलाकर नेतृत्व कर रही हैं। चाहे कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन और दवाओं की सप्लाई हो, उत्तराखंड की बाढ़ या केरल की आपदा में बचाव हो, या फिर सूडान, यूक्रेन, अफगानिस्तान जैसे युद्धग्रस्त देशों से भारतीयों को सुरक्षित वापस लाना हो, भारतीय सेना हमेशा सबसे आगे खड़ी मिलती है। संयुक्त राष्ट्र की शांति मिशनों में भी भारतीय जवान दुनिया भर में सम्मान कमा रहे हैं। सियाचिन पर 1984 से निरंतर तैनाती, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र, हमारी क्षमता का प्रमाण है। ईस्ट इंडिया कंपनी की छोटी सी पहरेदार टुकड़ी से शुरू हुआ यह सफ़र आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सक्रिय सेना बनने तक पहुंच चुका है। करीब 12 से 14 लाख सक्रिय जवान, आधुनिक हथियार और अटूट जज्बा। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब तक तिरंगे की आन बान शान के लिए यह वर्दी सरहद पर, पहाड़ों पर, रेगिस्तान में और समुद्र में तैनात है, तब तक हर हिंदुस्तानी चैन की नींद सो सकता है। भारतीय सेना हमारी सुरक्षा की सबसे मजबूत दीवार है और यह दुर्गम जगहों पर भी देश की रक्षा के लिए हमेशा तैनात है।
धन्यवाद।